पे आरोप नहीं लगा है। 2 वक्त की रोटी कमाने के भी हक नहीं है। मोहित शर्मा के साथ 2 वक्त रोटी कमा करके अपने परिवार को भी नहीं पाल पाता है। तो पत्रकार 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता है। तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडी से आते हैं, कोई मर्सिडीज से उतरता है, कोई अपने खुद के स्टूडियो खोलता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। देश के लिए काम करते हैं। हमारे पास ये टैलेंट है कि हमारे पास व्यूअर्स हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें देखते हैं। बहुत बढ़िया। आप देश के लिए काम करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। आप इतने सारे पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देश के विरोध में काम करते हैं। आप सोच लीजिए ये पति कह रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ी है। अब आप सोचिए पत्रकार की इनकम कैसे बढ़ती है। ये तो पत्रकार हैं, पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है। पत्रकार की इनकम कब बढ़ती है? जब पत्रकार अपने जमीर को बेचता है। तो मैं जितने और तमाम भाई हैं जिन्होंने सामने भी दारी सरदार पत्रकार है, मैंने वही बोल रहा हूँ, जमीर को बेचा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जमीर को बेचा है। ये अपनी बात रख रहे हैं और इनको अपना मैंने आपसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने बोला, मैंने आपसे एक इंडिविजुअली प्रश्न पूछा। सभी पत्रकारों पे आरोप मत लगाइए। जब ये वाली बात मत करिए कि जब खुद गिर जाए आपके ऊपर सवाल उठे, जैसे भी सवाल अडानी पे उठ रहे हैं तो आप कहते हैं देश से सवाल पूछ रहे, देश खतरे में। अरे अडानी अलग है, देश में इतने सारे लोग हैं, अडानी भी रहता है। देश के और अडानी की क्या कंपैरिजन? तो सवाल आपसे पूछा है, सब पत्रकारों पे आरोप नहीं लगा है। 2 वक्त की रोटी कमाने के भी हक नहीं है। मोहित शर्मा के साथ 2 वक्त रोटी कमा करके अपने परिवार को भी नहीं पाल पाता है। तो पत्रकार 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता है। तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडी से आते हैं, कोई मर्सिडीज से उतरता है, कोई अपने खुद के स्टूडियो खोलता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। देखिए मोहित शर्मा, कुछ पत्रकार आत्मनिर्भर भी हैं, आप भी जानते होंगे। यूट्यूब का मैंने बोला, मैंने वही बोला, मैंने उस चीज नहीं। जरूरी नहीं है कि कोई अगर ऑडी से आ रहा है, चाहे जाहिद ऑडी से आ रहा है या हम BMW से आ रहे हैं, तो हम जो है दलाली करते हैं, हम किसी की चाटुकारिता करते हैं। मैंने आपसे क्या आपको पता है, हमारे मिलियन सब्सक्राइबर हमारे व्यूअर्स हैं, हम सच्चाई दिखाते हैं तो पैसा उससे आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी से दलाली करते हैं। नहीं, अभी मैंने इनसे पूछा, मैंने निराधार नहीं, मैंने इन्हीं के कहने पर मैंने आपको एक तार्किक एक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद में हमारी आय बढ़ी है। तो एक पत्रकार की आय कैसे बढ़ सकती है? सबकी बढ़ी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो क्या नाम है, सुनिए, नरेंद्र मोदी एक मजदूर हो, महंगाई बढ़ती है तो आय भी बढ़ती है। किसी भी क्षेत्र का कार्य करो, मैं आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को, आपके परिवार के, नरेंद्र मोदी जी को यूट्यूब के कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं। अब जैसे किसी महीने अगर आप 2-4 हजार रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, ये 2-4 हजार कम, इतना ही तो डिस्टेंस रहता है। अब आप ये सोचिए, कह रहे हैं मेरी आय बढ़ी है, तो इस व्यक्ति की, इस पत्रकार की आय का इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है? एक पत्रकार तो पत्रकारिता करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए, मेरे आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय कब बढ़ती है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जब दलाली करे तब, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है, तब उसकी आय की इनकम में जो है वो वृद्धि होगी। अच्छा, लेकिन जो मजदूरी करता है, जो क्या नाम है, किसान है, उसकी आय कैसे बढ़ती है? किसकी? जो किसान है, जो मजदूरी करते हैं, जो कारीगर है, जो ड्राइवर है, अच्छा, उनकी इनकम, उनकी किसान की एक मिनट आप ये बताइए, कौन सा आर्टिकल और कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि किसान की आय सीमित है या किसी ड्राइवर की आय सीमित है? ये बताइए आप मुझे। लिखा है कि किसी पत्रकार की आय सीमित है? किसकी? मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए। अगर आप किसी क्या चैनल में के अंदर काम करते हैं, जैसे आप नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, तो आपको लोगों को सैलरी मिलती है। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तो आप नेशनल चैनल में काम कर रहे हैं, जो आपकी आय बढ़ गई। अरे मत करिए। हम देश के लिए काम करते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है कि हमारे पास व्यूअर्स हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें देखते हैं। बहुत बढ़िया। आप देश के लिए काम करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। आप इतने सारे पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देश के विरोध में काम करते हैं या अकेला व्यक्ति देश हित में काम कर रहा है? आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए? आज देश के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक देश का आम जनता है, देश की आम नागरिक जो है 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आपको इस चीज को समझना होगा। आप हिंदू और मुसलमान के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को इस देश से दूर नहीं कर सकते हैं। सरकार प्रयास नहीं कर रही है? देखिए सर, सरकार प्रयास, मेरी बात सुनिए, सरकार प्रयास कहां से करेगी? सरकार प्रयास कर ही नहीं रही है। सरकार अगर प्रयास करती तो इस देश के अंदर जो सरकारी संपत्ति है उसके अंदर इजाफा होता, लेकिन सरकार जो है वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया। आपने देखा होगा, वंदे भारत ही बोला, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है उसका किराया कितना है? उसका किराया इतना एक्सपेंसिव है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति
ट्रेन किसके लिए होती है? हवाई जहाज में एक अच्छा आदमी बैठ जाता है। ट्रेन किसके लिए? ट्रेन है एक आम व्यक्ति के लिए जो अपने घर आ रहा है, कभी बिहार से दिल्ली में रोजगार कर रहा है, या बिहार से मुंबई में काम कर रहा है, यूपी से मुंबई में काम कर रहा है, या अपने घर परिवार जा रहा है, वो व्यक्ति ट्रेन का इस्तेमाल करता है। तो ट्रेन को इतना एक्सपेंसिव उसका खर्चा है, उसकी इतनी एक्सपेंसिव टिकट है कि एक आम व्यक्ति ट्रेन की टिकट ही नहीं ले पा रहा। तो आप चाहे एक वंदे भारत चलाएं, चाहे 1000 वंदे भारत चलाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता और आम नागरिक आज भी परेशान है। आपने पहले क्या होता था, आपको 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको टिकट मिल जाती। ठीक है, आपको याद होगा एक दौर में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, मैं समझ गया, आप लालू जी की तारीफ करेंगे, मैं समझ रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया ट्रेन का टिकट का दाम कम किया था, आपको पता है, लेकिन ट्रेन तब भी फायदेमंद। इतनी देश में समस्याएं हैं, उसके बाद भी हर जगह सरकार क्यों आती है और बहुमत से आती है? लोकप्रियता की बात करें तो तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, उसको भी मोदी जी बहुत आपने जो एक बहुत आपने वही वाली बात जो सदन में कहा गया था कि जो है पौध जमीन पे है नहीं तुम्हारे, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उस सवाल का एक बहुत अच्छा आपको जवाब देता हूँ। किसी भी देश के व्यक्ति का एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है रिलीजियन। अच्छा, रिलीजन जो धर्म होता है वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक पर्सनली गाली दूंगा तो आप अकेले यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन मैं आपके धर्म को और आपके रिलीजन को लेकर गाली दूंगा तो आपके रिलीजन के सभी लोग। तो बीजेपी ने कभी तो गाली दी है धर्म को, धर्म की हिदायत से तो बीजेपी मानी जाती है। मेरी बात सुनिए, एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो बीजेपी के नेता कर्नाटक से, आप भूल जाते हो कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से तर्क याद है, मैं आपको एक एक करके तर्क आपको जवाब दूंगा। बीजेपी के एक नेता है नलिन कुमार कुटीर, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद भी और बीजेपी के अध्यक्ष भी। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आप भाजपा को वोट जो है वो आप रोड के नाम पर, सड़कों के नाम पर या शिक्षा के नाम पर ना दें, लव जिहाद के नाम पर। लव जिहाद का मतलब क्या है कि एक जाति धर्म को टारगेट करना। अब सुनते रहिएगा, एक एक करके चिल्लाइएगा मत। उसके बाद में बीजेपी के एक नेता थी नूपुर शर्मा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करती है पूरे। चलिए, जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट बना करके बजाते बीजेपी ने उन नेताओं को अपनी पार्टी से हटा दिया। नलिन कुमार कुटीर अभी भी बीजेपी। किसने कहा कि बाहर हो गए? क्यों कैसी बात करते हैं? मेरी बात सुनिए, बीजेपी समर्थन करे या ना करे, आप बीजेपी की पार्टी से अगर सांसद हैं तो अगर आपकी सांसद की सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी तो उसका मतलब ये है क्या एक सांसद का बयान इतना प्रभाव करता है कि पूरे 100 करोड़ पे हावी हो जाता है? कैसी बात करते हैं आप? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सांसद की बात करते हैं, नूपुर शर्मा क्या सांसद थी? नवीन जिंदल क्या सांसद था? मैं आपसे ये कहता हूँ कि रिलीजन इस देश का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। जब रिलीजन की बात आई तो जो देश के तमाम मुसलमान और मुसलमान ही नहीं, हिंदू लोग भी सड़कों पर उतरे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कुरान की आयत है। पहली बात तो ये कि आप, अगर आपका नाम दानी संजार हो सकता है और आपका नाम जाहिद हो सकता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब आपके हैं। आप मुझे बताइए, आपके किसी धर्म में लिखा हो? वो सभी के हैं, वो सभी के हैं। राम सभी के हैं। ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि राम मेरे हैं। राम जितने मेरे हैं उतने ही जाहिद के भी हैं, उतने दानिश के भी। बिल्कुल, इस देश के ईश्वर और अल्लाह को कोई बांट नहीं सकता। जितना ईश्वर मेरे हैं, मेरी बात सुनिए, जितना ईश्वर मेरे, आपके कुछ शब्द मुझे अच्छे लगे। नहीं, जितने ईश्वर मेरे हैं उतने आपके भी हैं, ठीक है। भगवान का कभी किसी पे कॉपीराइट नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार इस देश के अंदर ये देखने को मिला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या देश की जनता धर्म की अफीम पीकर नशे में है? देखिए, धर्म की जो देश की जो जनता है ना, धर्म की अफीम पी नहीं है, उसको पिलाई गई है। तो नशे में है जनता। जब एक बात सोचिए, जब जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के अंदर बड़े बड़े IAS IPS राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, देश के तमाम जगहों के मुख्यमंत्री वो हिंदू हो, और उसके बाद अगर नेताओं का बयान आता है हिंदू खतरे में है, ये कैसे हटेगा? कैसे ये जो अफीम लोग नशे में है, ये नशा कैसे उतरेगा? मैं क्या बताता हूँ, जब किसी भी देश नशा है ही नहीं ना, पहली बात। मेरी बात, आपके कहने नशा इनको विरोध करने का अभी मैंने आपको तार्किक तौर पर इस सवाल का जवाब दिया ना। देखिए, अब ये चाहते हैं कि ये TRP के लिए मैं एग्रेसिव हूँ, गुस्से में आऊँ, तो मेरा वो काम है। मेरी बात सुनिए, मैं प्यार से नशा उतरेगा कैसे, इसका जवाब दे दे, फिर उनसे बात करें। ये नशा जब उतरेगा, देखिए अभी आपने सबने सवाल करा, लेकिन आप में से किसी ने एक सवाल नहीं किया कि जी मोहित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान तो इस देश में होता रहता है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बड़ी बेरहमी के साथ छात्रों का पेपर धांधली का जब मैं उससे बात करूंगा, लेकिन आपने जो बात की कि लोग नशे में है, तो ये नशा कैसे उतरेगा? क्या कोई रामबान मोहित शर्मा के पास है या राहुल गांधी के पास है? नशा कैसे नहीं उतरेगा? नशा तो उतरना शुरू हो चुका है। नशा ऐसे उतर रहा है कि जैसे जैसे देश में बेरोजगारी हो रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के सर से जो धर्म का नशा है वो अब नीचे आता जा रहा है। नीचे इसलिए आता जा रहा है क्योंकि जब छात्रों को दिखा कि जिन हाथों से हमने सरकार का बटन दबाया था, बीजेपी को वोट दिया था, उन्हीं हाथों पे आज खून है।
बेरहमी से मारा गया, छात्रों को पीटा गया, लेकिन उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर इस बात में नो डाउट कि पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बहुमत देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर भाजपा सरकार को दिया था। उन्होंने सोचा था कि एक गरीब आदमी जब कुर्सी पर बैठेगा, नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूं, जब एक गरीब आदमी एक कुर्सी पर बैठेगा तो देश का भला करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो आदमी आज बात कर रहा है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, वो हवाई जहाज को ही देख देगा।